नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और स्वागत करता हूं आपका विवेक डेली अपडेट्स के इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोगों को आज के दिन यानी कि स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब चलिए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं। तो आज का एक टॉपिक है जो है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन और ऑनरिंग द ऑनेस्ट के ऊपर, जिसका अर्थ होता है पारदर्शी कराधान और ईमानदार का सम्मान। अब ये कहाँ से शुरू हुआ? तो हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा 21वीं सदी की कराधान प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारदर्शी कराधान और ईमानदार का सम्मान मंच शुरू किया गया था। और इस मंच का मुख्य रिफॉर्म द सिंप्लीफाई आवर टैक्स सिस्टम यानी कि कर प्रणाली में सुधार और सरलीकरण करना है। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ प्रमुख विशेषताओं या फिर की फीचर के बारे में। तो ये इस मंच को फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और करदाता चार्टर जैसी प्रमुख धारा सुधारों को समाहित किया गया है। ठीक है, तो इसमें असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा फेसलेस असेसमेंट और करदाता चार्टर तत्काल लागू कर दिया गया है, जबकि 25 सितंबर से देश भर के नागरिकों के लिए फेसलेस अपील की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। कब होगी ये? 25 सितंबर से। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसकी आवश्यकता क्या है। इस पहल की आवश्यकता क्या है, नीड क्या है? तो 1 करोड़ 30 लाख की आबादी वाले देश के केवल 1.5 करोड़ लोग ही आयकर देते हैं, जो कि बहुत कम है। प्रधानमंत्री ने अपने अभिभाषण में इसको कहा भी था। अतः देश के नागरिकों को आत्मावलोकन कर आयकर दाखिल करने के लिए आगे आने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने की आवश्यकता है। यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मदद करेगा। और इसके अलावा देश की कर संरचना में मूलभूत सुधारों की आवश्यकता थी, क्योंकि यह स्वतंत्रता पूर्व बनाई गई प्रणाली पर आधारित थी, आप लोगों को पता ही है। और स्वतंत्रता के पश्चात के समय में काफी बदलाव हुए हैं, किंतु चली आ रही कर व्यवस्था के मौलिक रूप में कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि इस दौरान कुछ छोटे मोटे बदलाव करने किए भी गए, लेकिन उसके जो मौलिक रूप से उसका कोई बदलाव भी सामने नहीं आया। इससे पहले की कर प्रणाली की जटिलताओं ने ही इसे नया रूप देना मुश्किल बना दिया है। अब देख लेते हैं कि इसके महत्व क्या है, इस मंच का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इस प्लेटफॉर्म का। तो देश के ईमानदार करदाता राष्ट्र निर्माण में बड़ी बड़ी भूमिका निभाते हैं। आप लोगों को पता ही है कि हमारे देश में जो भी विकास कार्य होते हैं, जो भी योजनाएं परियोजनाएं लागू होती हैं, वो किसके पैसों से होती है? करदाताओं के जो कर देते हैं उसी की सहायता से ये सारे कार्य पूर्ण कर पाती है सरकार। और जब देश के एक ईमानदार करदाता का जीवन आसान हो जाता है और वह आगे बढ़ता है और प्रगति करता है, तो उसकी प्रगति से देश का भी विकास होता है। ये आप लोगों को पता है। तो मौजूदा कर सुधारों का लक्ष्य कर व्यवस्था को निर्बाध, बिना रुकावट वाला और फेसलेस बनाना है। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है, सीमलेस, पैनलेस और फेसलेस। शुरू की गई नई सुविधाएं न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन प्रदान करने के सरकार का संकल्प का एक हिस्सा है। अब अब देखते हैं कि नवीनतम कर सुधार इसमें क्या किए गए हैं, इसमें क्या रिफॉर्म्स हुए हैं। तो नवीनतम कानूनों ने एक कर प्रणाली में कानूनी बोझ को कम कर दिया है। अब उच्च न्यायालय में कराधान से जुड़े मामलों को दायर करने की सीमा, अगर आप हाई कोर्ट में इस याचिका को अगर यहाँ पे दायर करते हैं तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए, और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के लिए 2 करोड़ रुपए निर्धारित की गए हैं। ठीक है, तो विवाद से विश्वास योजना जैसी पहल ने अधिकांश मामलों को अदालत के बाहर निपटाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। ठीक है, तो आपको ये वाला लाइन याद रखना है, विवाद से विश्वास। और कर स्लैब को भी मौजूदा सुधारों में युक्ति संगत बनाया गया है, जिससे जहां 5 लाख रुपए तक की आयकर शून्य कर दे है, जबकि शेष स्लैब में भी कर की दर कम हो गई है। दोस्तों, अब ये ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ये अब लागू कर दिया गया है। अब हमें ये देखना होगा कि ये किस हद तक अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पाते हैं। अब देख लेते हैं आज के कुछ
इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला है मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर एक विशाल समुद्र है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिसके उत्तर में यूरोप, दक्षिण में अफ्रीका और पूर्व में एशिया महाद्वीप है। और भूमध्य सागर पश्चिम में जिब्राल्टर जल डमरू मध्य द्वारा अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। इसके अलावा यह पूर्व में डरडेलिंस तथा बॉस्फोरस जल डमरू मध्य के माध्यम से क्रमशः मारमारा सागर तथा काला सागर को ये जोड़ता है। दक्षिण पूर्व में 163 किलोमीटर लंबी कृत्रिम स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये स्वेज नहर आप लोगों ने बहुत सुना होगा, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। और ये चर्चा के कारण क्यों है, इस चर्चा में क्यों आया, तो हाल ही में खोजे गए गैस भंडारों को लेकर ग्रीस और तुर्की के बीच तनाव जारी किया है, और इस दौरान फ्रांस ने अस्थायी रूप से पूर्वी भूमध्य सागर में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत कर लिया है, इसलिए ये चर्चा का कारण है। तुर्की के विषय में अभी एक और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के सामने आया है कि वहाँ ऐसा माना जा रहा है कि तुर्की में कुछ एंटी इंडियन सस्पेक्ट्स पाए गए हैं, और वहाँ पे कुछ गतिविधियां भी इस प्रकार की हो रही हैं, ऐसी जानकारी मिली है। अब इसके लिए इंडिया का स्टैंड क्या होता है, ये देखने लायक होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली विषय की तरफ, जो है लाइन ऑफ क्रेडिट, जिसको आप बोलते हैं LOC। एक LOC आप लोगों ने पहले भी सुन रखा होगा, जो कि आपकी सीमा के लिए होता है, किसी भी जो भारत और पाकिस्तान के बीच है या भारत और चाइना के बीच है, आप लोगों ने सुन रखा है। तो अब द लाइन ऑफ क्रेडिट इज नॉट अ ग्रांट बट अ सॉफ्ट लोन प्रोवाइड एन ओकेशनल interest rate to developing countries which has to be rapid by a borrowing government। तो कहने का मतलब ये है कि जो हाल ही में भारत द्वारा हिंद महासागर में स्थित मालदीव के लिए कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक क्षति से निपटने के लिए वायु, समुद्र, अंतर्द्वीपीय तथा दूर संचार आदि क्षेत्रों में नई संपर्क योजना के तहत सहायता की घोषणा की गई है। अब इसमें कुछ घोषित कार्यक्रम में वायु परिवहन हेतु एयर बबल सेवा, एक कार्गो फेरी सेवा, दूर संचार कनेक्टिविटी के लिए अंतर सागरीय केबल, और माले तथा 3 पड़ोसी द्वीपों विलिंगली, गुल्हिफाहु और थिलापुशु को जोड़ने वाले ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए सहायता करना है। तो अब इंडिया ने क्या अनाउंस किया है, इसके बारे में भी जान लेते हैं कि लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए मालदीव के साथ एक नए संबंध जारी किए जाएंगे। और लाइन ऑफ कंट्रोल होता क्या है, लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या है, तो लाइन ऑफ क्रेडिट विकासशील देशों को रियायती ब्याज दरों पर दिया जाने वाला एक सॉफ्ट लोन होता है, जिसे ऋणकर्ता सरकार को चुकाना होता है। और लाइन ऑफ क्रेडिट अनुदान नहीं होता है, जबकि लाइन ऑफ क्रेडिट भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने में भी मदद करते हैं, क्योंकि इसके तहत दिए गए अनुबंध की कुल कीमत की 75% सामग्री की आपूर्ति भारत द्वारा की जाती है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अब देख लेते हैं कि इसका पृष्ठभूमि क्या है या बैकग्राउंड क्या है। तो भारत सरकार द्वारा मालदीव के लिए ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बेहतर कार्यान्वयन के लिए $100 मिलियन का अनुदान के तौर पर तथा $400 मिलियन नई लाइन ऑफ क्रेडिट के वित्तीय पैकेज के जरिए सहायता प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी नागरिक अवसंरचना परियोजना है। अब देख लेते हैं हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा जैविक कृषि में भारत की स्थिति संबंधी आंकड़े जारी किए गए हैं। अब इसमें कोविड महामारी से त्रस्त दुनिया में स्वास्थ्यवर्धक और सुरक्षित भोजन की मांग पहले से ही निरंतर बढ़ती जा रही है। अतः इस स्थिति में हमारे किसानों, उपभोक्ताओं और पर्यावरण के लिए जैविक कृषि के क्षेत्र में प्रगति करना काफी महत्वपूर्ण हो गया है। अब आप लोग जानते हैं कि भारत में जैविक कृषि काफी महत्वपूर्ण है। तो भारत जैविक किसानों की कुल संख्या के मामले में पहले स्थान पे है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि भारत कैसा है, पूरे विश्व में पहले स्थान पे है
ऑर्गेनिक फार्मर की दृष्टि से, ठीक है। लेकिन जैविक कृषि के तहत कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से वो 9वें नंबर पे आता है। ये भी आपको जानना जरूरी है कि कितने नंबर पे आता है, 9वें नंबर पे आता है। और सिक्किम पूरी तरह से जैविक राज्य बनने वाला दुनिया का पहला राज्य है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके साथ ही त्रिपुरा एवं उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों ने भी ठीक इसी तरह के लक्ष्य तय किए हैं कि वो भी जैविक कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बन सकें। और पूर्वोत्तर भारत पारंपरिक रूप से जैविक रहा है, ये आप लोग जानते हैं। और यहाँ रसायनों की खपत देश में बाकी हिस्सों की तुलना में काफी कम है। और इस तरह आदिवासी या जनजातीय और द्वीप क्षेत्रों की अपनी जैविक गाथा को निरंतर जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत से किए जाने वाले जैविक निर्यात में मुख्यतः अलसी के बीज, तिल, सोयाबीन, चाय, औषधीय पौधे और चावल और दालें भी सम्मिलित हैं। तो ये जैविक कृषि आखिर होता क्या है? तो जैविक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली होती है जिसमें रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं के स्थान पर जैविक खाद या प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाता है। और ये कृषि की एक पारंपरिक विधि है जो काफी पुरातन समय से भारत में उपयोग होती आ रही है, जिसमें भूमि की उर्वरता में सुधार, जैव विविधता संरक्षण, जैविक चक्र और मृदा की जैविक गतिविधि सहित कृषि पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। और इस वीडियो के देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।